भाई, इसमें कौन सी हैरानी की बात है? अब हर घर में बेटा बेटी समान है। पढ़ाई एक, लिखाई एक, तो नौकरी कैसे अलग? देखो महिमा, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी तरक्की को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? पैसा जो भी है एक ही घर में तो आना है, चाहे तुम्हारी सैलरी से आए या मेरी। क्यों? लेकिन ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हम पति पत्नी हैं और मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊं? नहीं, मैं कहीं और नौकरी देख लेती हूँ। नीरज महिमा को समझाता है। देखो, आज के ज़माने में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। हो सकता है कंपनी को मुझसे ज़्यादा काबिलियत तुम्हें दिखी, तो बुरा क्या है? आखिर हो तो तुम भी मेरी ही पसंद ना। फिर क्या, महिमा मान जाती है और जॉब नहीं छोड़ती। लेकिन क्या जैसा दिख रहा है वैसा होता भी है? आइए देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का ये गलत फैसला है। इससे कंपनी को नुकसान होगा। हाँ, मुझे भी नीरज की बात सही लग रही है सर। हम लोगों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं इस पेपर पर साइन नहीं करता हूँ। रुकिए सर, ये तो सरासर गलत है कि आप डर के मारे किसी नए काम में हाथ ही ना डालें। वैसे भी सर, अगर हम इस कंपनी के साथ जाते हैं तो खोने के लिए हमारी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या है ये शायद नीरज जी नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल सही कहा महिमा। मुझे गर्व है महिमा पर। उसके डिसीजंस हमेशा शानदार होते हैं। तभी तो बेटा मैंने आपको आपके डिपार्टमेंट का हेड बनाया है। नीरज और राकेश, सीखना चाहिए तुम्हें महिमा से कुछ। बॉस उठकर चले जाते हैं। आप दोनों मिलकर कंपनी के डीलिंग पेपर तैयार कर लीजिए और सर से साइन करवाने से पहले मुझसे चेक करवा लीजिएगा, ठीक है? महिमा पूरे रौब के साथ ऑफिस में पति को ऑर्डर देती है और वहां से चली जाती है। नीरज को काफी शर्म सी महसूस होती है। वो सोचता है कि वो क्या करे। तभी राकेश बोलने लगता है। अरे यार, तेरी बीवी नहीं होती ना तो बताता। समझती क्या है खुद को? नई नई बॉस बनी है तो ऐंठ रही है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। कल रात तक तो बोल रही थी कि तुम्हारी बॉस बनने से अच्छा है कि नौकरी छोड़ दूं, और आज? दोनों बात कर रहे थे कि चपरासी आ जाता है। भाई, मुश्किल है बीवी को बॉस देखना। अरे, औरत तो रात को घर में खाना बनाकर पति का इंतजार करती ही अच्छी लगती है। फिर क्या, घर पर भी गुलामी और ऑफिस में भी। राकेश और चपरासी तो चले जाते हैं। खड़ा रह जाता है तो नीरज। बात तो सच है। ये क्या बात हुई? आज ही महिमा से बात करनी होगी। शाम को दोनों घर जाते हैं। घर पर उन्हें दिखते हैं महिमा के माता पिता। अरे मम्मी पापा, आप दोनों कैसे आना हुआ? अरे, हमने कहा बेटी और दामाद के घर जाकर रह ले थोड़ा। अब कोई ये तो कहने वाला नहीं होगा ना कि दामाद का खा रहे हैं। अरे, हम तो शान से बोल सकते हैं कि हमारा दामाद भी हमारी बेटी का। गरिमा माँ को बीच में ही रोक देती है। माँ, मैं भले ही नीरज की सीनियर हूँ, लेकिन फैसला कंपनी में और घर में दोनों जगह ही नीरज का ही चलता है। नीरज महिमा की तरफ हैरानी से देखता है। उसे दिन की वो बात याद आती है, लेकिन क्या करे, सास ससुर जो सामने खड़े थे। अगली सुबह। अरे दामाद जी, जरा आप भी हाथ पांव चला लिया करो। बच्ची है, सुबह से लगी है, काम तो आपसे ज्यादा ही करती है, कमाती भी अच्छा है ना। माँ, मुझे काम करना नहीं आता और महिमा मुझे काम करने भी नहीं देती। भाई, महिमा की माँ, सीखो महिमा से। पति कम कमाता है फिर भी काम करने नहीं देती। एक तुम हो, सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, लेकिन फिर भी मैं घर का सारा काम करता हूँ। दोनों मियाँ बीवी ऑफिस पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद नीरज को महिमा कैबिन में बुलाती है। कैबिन में कोई नहीं होता। यस माय डार्लिंग, क्या बात है? मन नहीं लग रहा है क्या पति के बिना? महिमा को गुस्सा आ जाता है। वो एक फाइल उठाकर नीरज के सामने टेबल पर फेंक देती है। क्या है नीरज, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मैंने कल कहा था ना कि फाइल चेक करवा लेना। अब बताओ कौन लेगा जिम्मेदारी? अरे कैसी बात कर रही हो? फाइल तो मैंने खुद तैयार की थी
और मेरी फाइल तुम देखो। देखो ये सही नहीं है, फाइल में कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो फिर गलती कैसे हो गई? माना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ घर पर, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हम काम करने आते हैं और हमारा मकसद सिर्फ कंपनी का फायदा है, समझे? अरे तो मैंने कब कंपनी का नुकसान कर दिया? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि फाइल मैंने बनाई थी और मैंने। महिमा को लगता है कि नीरज के आत्मसम्मान को ठेस लग रही है। वो चुप हो जाती है। दोनों रात में घर आते हैं, जहाँ महिमा की माँ उसे चाय और पानी देती है। नीरज, ये लो चाय। तुम्हारी कहाँ है? वो उसी की है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे लिए तो मैंने बनाई नहीं है, नहीं चाय। क्यों माँ, नीरज के लिए क्यों चाय नहीं है? अरे बेटा, दूध कम था, 1 कप लायक ही दूध था, तो क्या करती बोलो? तो आपको वो कप नीरज को देना चाहिए था माँ। अरे कैसी बात कर रही है बेटी, सारा दिन कड़ी मेहनत तू करती है, ज्यादा पैसा तू लाती है। अब यही चाय तेरी बड़ी बहन के घर बनी होती तो मैं तेरे जीजू को देती, क्योंकि करती ही क्या है तेरी बड़ी बहन, घर पर ही तो सारा दिन पड़ी रहती है। नीरज महिमा की तरफ देखता है और महिमा माँ से कहती है, फिर तो माँ, मेरे घर पर चाय का हक सिर्फ नीरज का ही है। अरे वो कैसे? कमाती तू ज्यादा है, ओहदा तेरा बड़ा है, फिर क्यों? क्योंकि माँ, ये चाय नीरज को ही देनी चाहिए। वो कहना माना कि तुम लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जितना मुझे काबिल बनाया उतना दीदी को भी, लेकिन आज दीदी घर के 4 दीवारी में बंद है। पता है क्यों? हाँ, वो तेरा जीजा है ना, घर के काम में उलझा कर रख दिया है उसको। फिर सास भी तेज, बहू घर से बाहर निकले ही ना। बिल्कुल, लेकिन पता है जब मैंने नौकरी छोड़ने की बात की तो नीरज ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में सभी को जीवन जीने का बराबरी का हक है। हाँ, तो ये बात तो ठीक ही है। क्या लड़का क्या लड़की, मेरी 2 लड़की हुई तो मुझे पहले तो दुख हुआ, लेकिन बेटा तुम्हारी तरक्की देखकर सीना गर्व से फूल जाता है। तो माँ, उसका कारण भी नीरज ही है ना। मानो अगर शादी के बाद वो भी मुझे घर में ही बिठा देते, या मैं उसकी बॉस हूँ ये समझकर मुझे नौकरी ही ना करने देते तो। बिल्कुल ठीक बोल रही है बेटी, तू बॉस भले ही है, लेकिन तूने नीरज को पति का पूरा सम्मान दिया है। हाँ, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की बेहतरी कैसे हो ये हम दोनों की ही तो जिम्मेदारी है ना। नीरज की सास को समझ में आ जाता है कि नीरज का योगदान कितना है। अग्रवाल परिवार में अनुज और काजल की शादी को अभी 5 ही महीने हुए थे। सारा परिवार खुश था, साथ में था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नई नई शादी होती है तो नई दुल्हन के कुछ नए सपने भी होते हैं। बस हमारी काजल भी आज अपनी सास और जेठानी के साथ अपने सपने ही शेयर कर रही थी बैठकर। अरे माँ जी, आपको पता है अनुज शादी के पहले तो कहते थे तुम चिंता मत करो, हम हर महीने यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, तो मैं तुम्हें पूरा देश घुमाऊंगा। हमें क्या पता था रसोई से कमरे तक ही पूरा देश सीमित हो जाएगा। अरे ऐसा ही होता है शादी के बाद काजल। हम भी ना जब शादी करके यहाँ आए थे तब आकाश कहते थे बस थोड़ा समय रुक जाओ, एक बार हमारी अच्छी सी नौकरी लग जाए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद कहते हैं थोड़े पैसे जमा कर ले। हमने कहा चलो ठीक है ये भी। उसके बाद कहते थे एक बार बच्चा कर ले। हमने कहा चलो ये बात भी सही है। फिर कहे अब बच्चा बड़ा हो जाए। उसके बाद आज ना गुरु 7 साल का है, हम मायके के अलावा कहीं नहीं जाते। बोलो। अरे तुम लोगों को तो फिर भी तुम्हारे पति पानी पूरी खिलाने तो ले जाते हैं। हमारी सास जब तक थी तब तक तो हमें हमारे पति को ठीक से देखने भी नहीं देते थे, और जब तक वो भगवान के पास गई हमारी उम्र निकल गई उनके साथ पानी पूरी खाने की। फिर तो बहुएं और पोते में ही जिंदगी उलझ कर रह गई। पता नहीं कब हमारे सपने पूरे होंगे। चाची, हमारा भी एक सपना है। हाँ, तुम भी कहो, क्या सपना है तुम्हारा? यही कि हम भी घूमते रहे, हमें भी स्कूल ना जाना पड़े। बेटा, ये तो हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन सपने पूरे होते तो हम तुम्हारी मम्मी नहीं होते। हाँ, बात तो आपकी भी सही है मम्मी। तो चलो हाथ मुंह धोकर लग जाओ पढ़ाई पर। हाँ, और हम भी लग जाते हैं फिर से रसोई के काम में। और क्या, वही रसोई, वही खाना, वही घर का काम। न जाने कब इस सब से मुक्ति मिलेगी। अग्रवाल परिवार की औरतों की कहानी
हर औरत की तरह ही थी जो आसमान में उड़ना तो चाहती थी, लेकिन 4 पराठे बनाने के बाद। खैर, अग्रवाल परिवार के मर्दों का भी इसमें कोई कसूर नहीं था। उनकी किस्मत ने अचानक से उनसे मुंह जो मोड़ लिया था। अरे आकाश, आज दुकान में तो बड़ा नुकसान हुआ है। अरे क्या बताया अब पापा आपको, दूध से पकवान बनाए थे ऑर्डर के लिए, लास्ट टाइम पे ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब इतनी सारी दूध की मिठाई कल तक तो चलेगी भी नहीं, इसीलिए तो आधे दाम पर बेचनी पड़ी और आधी अब गरीबों में बांट रहा है। पिछले महीने में भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा ही चलता रहा तो ये दुकान टिक नहीं पाएगी बेटा। हम देखते हैं पापा क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया है दुकान की कमाई को। इस साल में इतना नुकसान हुआ कि घर के खर्चे भी अब तो भारी पड़ रहे। हाँ पापा, ये तो अनुज की नौकरी से घर चल जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ तो आज अनुज को भी रात को यहीं दुकान में बुला लो, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बुलाने की ज़रूरत नहीं पापा, हम खुद ही आपके पास आ रहे थे। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। ये देखो दुकान का बही खाता, इस साल जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से तो हम ये दुकान को आगे नहीं चला सकते, हमें और पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पापा आपको तो पता है मेरी अभी अभी जॉब लगी है, उसमें से घर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जिससे ये दुकान को फिर से खड़ा कर सके। बात तो तुम पते की कर रहे हो, लेकिन अब करे तो क्या करे। हम ये सोच रहे थे पापा कि आप कह रहे थे ना कि दादाजी ने हमारे नाम पर कुछ छोड़ रखा है गांव में, आपको पता है क्या है? नहीं, हमारे पिताजी के पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं, इसलिए हमें लगा कि क्या ही छोड़ेंगे हमारे लिए। हमारा गांव का मकान तो कच्ची मिट्टी का था जो हमारे काका ने ले लिया, क्योंकि उनके पास छत नहीं थी। क्या पता पापा कि दादाजी ने हमारे लिए कुछ कीमती छोड़ा हो। हाँ पापा, भैया ठीक कह रहे हैं, हम एक बार गांव चलकर देख आते हैं कि आखिर हमारे लिए वहाँ क्या है। अगर कोई ज़मीन होगी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं, चलते हैं गांव, देखते हैं पिताजी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। हमें लगता है शायद खेती की ज़मीन ही होगी जिसे बेचकर हम अपना दुकान फिर से शुरू कर सकते हैं। और जो पैसे बचेंगे उसे गोलू की पढ़ाई के लिए रख देंगे। हाँ अच्छा हुआ दादाजी हमारे लिए कुछ तो छोड़ कर गए जो आज हमारे काम आएगा। एक काम करते हैं, कल सबकी छुट्टी भी है तो सबको गांव में ले चलते हैं। हाँ ये सही रहेगा, वहाँ गांव में घूम भी लेंगे और अपना कीमती ज़मीन का सौदा भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज रात ही सबसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बताना भी ज़रूरी है कि हमारी फ़िलहाल हालत क्या है। अब दादाजी की छोड़ी हुई कीमती चीज़ ही अग्रवाल परिवार की आखिरी उम्मीद थी। रात खाने के वक्त आकाश सबको बताता है, चलो ये भी अच्छा है, इस मुश्किल वक्त में पिताजी ने कुछ तो छोड़ा है हमारे लिए। हाँ, गांव जाकर जो बेचकर हमारा काम हो जाए बस। हमें भी यही उम्मीद है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब विश्वास रखिए भैया, हमारा काम कल हो ही जाएगा, देखना। मेरे पिताजी ऐसे ही कुछ थोड़ी ना छोड़ेंगे हमारे लिए, उन्होंने सोच समझकर कोई कीमती चीज़ ही छोड़ी होगी। हाँ, अब हम गांव चलने की तैयारी करते हैं, कल निकलना है ना। हाँ, रास्ते के लिए नाश्ता और खाना दोनों बना देना बहू, और सूखा नाश्ता भी ले लेना साथ में, गांव में इतना सब नहीं मिलता। जी माँ जी, हम सब तैयारी कर लेते हैं। घर की औरतों ने गांव जाने की तैयारी कर ली, साथ में खाने का सामान, पीने के लिए पानी और सूखे नाश्ते के साथ निकल पड़ा अग्रवाल परिवार अपने दादाजी की उस कीमती चीज़ की तलाश में। लो पहुंच गए गांव में। कितनी शांति है ना यहाँ। हाँ, हरे हरे खेत है दूर दूर तक। पापा, हरी काका आ गए, उनको ही पता है ना कि दादाजी ने हमारे नाम क्या किया है। हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले उनको फ़ोन तो कर दिया था, आते ही होंगे बस। पापा वो रहे हरी काका, सामने से आ रहे हैं। अरे आ गए। अरे कैसे हैं हरी काका आप? बस भगवान की कृपा है बेटा, कितने सालों के बाद आए तुम यहाँ। जी काका, मैंने सोचा कि इस बार पिताजी की आखिरी निशानी जो उन्होंने हमारे नाम की थी वो देख लो। वो क्या है ना, आप तो जानते हैं, बड़ा परिवार है, शहर के खर्चे भी कितने हैं, आखिरकार बड़ों का आशीर्वाद ही तो काम आता है। सही कहा बेटा, इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने सोच समझ कर तुम्हारे लिए वो चीज़ पसंद की थी। अच्छा काका, वो चीज़ है कहाँ? अरे यहाँ नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि हाथ में नहीं ले सकते। मैंने कहा था ना ज़मीन ही होगी। हाँ, बड़ा सा संदूक भी तो हो सकता है जिसमें सोना भरा हो।
पुराने हीरे जेवरात होंगे शायद, या पुराने सोने के बर्तन। अरे बड़ा सा घर भी तो हो सकता है ना। वो चीज है कहाँ हरी काका? आओ दिखाता हूँ तुम्हें। इतने सालों से मैंने उसे ढक कर संभाल के रखा है। चलो दिखाता हूँ। अग्रवाल की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। हरी काका उन्हें एक खाली जमीन के पास ले आए और एक बड़ी सी चीज से पर्दा हटाया और कहा, ये रही वो चीज। क्या? ये बड़ी सी बस? बस क्या पापा, इसके अंदर तो सीट्स है ही नहीं, खाली बस है ये। हम इतनी दूर इस खाली बस के टुकड़े को देखने आए थे। हरी काका, आपको यकीन है कि यही चीज पिताजी ने हमारे लिए छोड़ी है? हाँ बेटा, यही चीज है जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम की है। ये देखो, बस के बाहर लिखा भी है, अग्रवाल श्याम का खजाना। खजाना? ये भंगार है काका, खजाना नहीं है। अरे इतने बड़े बस है बेटा, देखो तो जरा। इसमें तुम सब आराम से आ सकते हो। गद्दे बिछा कर सो जाओ। अरे काका, गद्दे बिछाकर क्या करेंगे हम? छोड़िए पापा, हरी काका क्या करेंगे इसमें? अब दादाजी ने नहीं सोचा कि ये चीज हमारे छोड़ने से पहले, तो हरी काका क्या करेंगे? अरे इससे तो मैंने संभाल के रख लिया, नहीं तो कुछ लोगों ने तो इस बस में घर बना लिया था और चला कर ले जा रहे थे। मैंने जबरदस्ती चाबी ले ली उनसे। ये लो, अब संभालो तुम्हारा खजाना। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। ठीक है हरी काका, आपका धन्यवाद। चलता हूँ। तुम लोग आ रहे हो ना घर पे खाना खाने? नहीं हरी काका, हम खाना लाए हैं साथ में। ठीक है, चलता हूँ। तुम लोग भी थोड़ी देर में घर आ जाना। जी काका। मम्मी कितनी बड़ी बस है, चलो ना इसके अंदर चलते हैं। अरे गोलू रुको तो। जाने दे बहू, अब जो है सो है। कम से कम इसे तो मजा आएगा इसके अंदर जाने से। जा जा गोलू। ये दादाजी ने क्या सोचकर ये बड़ी सी बस खरीदी होगी? इससे अच्छा वो खेती कर लेते। उन पैसों से कम हम उनके फल तो खा पाते। पापा अब क्या करेंगे? हम कैसे दुकान चालू करेंगे? इस बस को बेच के तो कुछ खास नहीं मिलने वाला। मम्मी मुझे खाना दो, मैं यहीं बैठ कर खाऊंगा। चलिए हम सभी पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। हाँ चलो, इस बस के अंदर ही खाना खा लेते हैं। अग्रवाल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब सारा परिवार यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है। पहले सबने बस के अंदर बैठकर खाना खाया और साथ में बैठकर सोचने लगे कि आगे क्या करना है इस बस का। अरे कहाँ बेच रहे हो? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे आप लोग यहाँ मठरी बेच रहे हो का? नहीं, मठरी नहीं बेच रहे, लेकिन मठरी हम घर से बनाकर लाए हैं। एक काम करो काजल, थोड़ी सी मठरी दे दो इस लड़की को भी। जी माँ जी। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। मुझे लगा इससे बड़ी सी चलने वाली दुकान में ना आप कुछ बेच रहा है, इसीलिए हम आ गए। अगर आपके पास ये मठरी ज्यादा होती ना तो सारे गांव वाले खरीद लेते। इमली की बातों से काजल को एक जबरदस्त आइडिया आता है। पापा जी, दादाजी ने हमारी मदद कर दी। क्या? कैसे? अरे ये तो हमारा ससुराल बन सकता है पापा, हमारा चलता फिरता ससुराल, जिसमें आपकी दुकान की चीज़ें भी बेच सकते हैं। इसमें ना दुकान की भी ज़रूरत नहीं है और हर दिन अलग अलग जगह पर जाकर बेच सकते हैं हम। और बनाएंगे कहाँ? अरे माँ जी, आजकल फूड ट्रक चलते हैं, वो नहीं सुना आपने? ये बस तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी है। यहाँ खाना भी बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। रोज रोज कोई नई जगह जाना, फिर घर पे आना। नहीं, हमारा घर भी यही होगा। हाँ, हमारा चलता फिरता ससुराल। ज़रा सोचो, हम इसमें ही खाना बनाएंगे भी और बेचेंगे भी, रहेंगे भी इसमें, सोएंगे भी इसमें। इस तरह रोज़ नई जगह घूम सकते हैं। हाँ अनुज, हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। कुछ भी बोल रही है दोनों। नहीं पापा, कुछ भी नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। पापा, इनकी बात में दम तो है। इससे हम दुकान का खाना और मिठाई बेच भी पाएंगे और दुकान का खर्चा भी नहीं होगा हमारा। हाँ पापा, हर रोज़ हम नई जगह पर जाएंगे और नए शहर में जाएंगे बेचने के लिए, जिससे हम रोज़ खाना बनाएंगे और रोज़ बेचेंगे।
इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये सब। हमारे पास और कोई रास्ता भी कहाँ है वैसे भी। हमारा घर भी गिरवी पड़ा है, दुकान का किराया भरने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं है। अगर इसमें रहेंगे तो घर का खर्चा और दुकान का खर्चा भी बच जाएगा। और अगर ये नहीं चला तो? अगर ये नहीं भी चला तो ये चलता हुआ ससुराल तो फिर भी हमारे साथ ही रहेगा, खोने को तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो फिर यही करके देखते हैं। अग्रवाल परिवार ने शहर पहुंचते ही उस बस को अच्छे से पेंट करवा दिया और अंदर बिजली से चलने वाले चूल्हे भी लगवा दिए। आज उनका चलता फिरता ससुराल शहर के सबसे खूबसूरत मंदिर के पास जाकर खड़ा हुआ था। जहां लोगों ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था तो सबकी नज़र इस पर ही थी, इसलिए हर कोई बस के पास कुछ न कुछ लेने के बहाने आता और कुछ न कुछ खरीद कर ही जाता। अरे अब तो समोसे भी खत्म हो गए। मैंने तो घर के लिए राजमा चावल बनाए थे, वो भी लोग खरीद कर ले गए। आज तो बढ़िया कमाई हुई है सच में। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लोग हमारे घर का खाना भी खरीद कर ले जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हम रोज़ वही खाना बनाते हैं जो हम रोज़ घर में बनाते हैं। इससे लोगों को घर का खाना भी मिल जाएगा और हमारा भी फायदा हो जाएगा। हाँ ये तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अब क्या करें? पापा, अभी खाना तो खत्म हो चुका है, अब हम वही करेंगे जो हमारा सपना है, घूमेंगे। चलिए ना बाहर चलते हैं। हाँ चलो, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में घूम रहे हैं और कमा भी रहे हैं। सारे सपने पूरे हो गए। अरे ये हमारे ससुर जी को धन्यवाद करो जिन्होंने सच में खजाना ही छोड़ा है हमारे लिए। ये तो है, शायद हमारे पिताजी को भी घूमने का बड़ा ही शौक रहा होगा, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बस खरीदी जिसमें रह भी सकते हैं। आज दादाजी के खजाने की वजह से हम यहाँ हैं। अग्रवाल परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये छोटा सा आइडिया इतना काम आ जाएगा। उन्होंने अपने शहर में ही नहीं लेकिन अब अलग अलग शहर में जाना शुरू कर दिया था। उनके खाने की तारीफ तो होती ही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका चलता फिरता ससुराल ज़्यादा मशहूर हो चुका था। अब तो रिपोर्टर्स भी इस चलते फिरते ससुराल का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते थे। तो आज हमारे साथ है अग्रवाल परिवार, जिन्हें आप चलते फिरते ससुराल के खाने के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है काजल और दिव्या जी, आपसे पूरे देश की बहुएं कितनी जलन महसूस करती है। हम बिल्कुल समझ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी भी उन सारी औरतों की तरह ही थी जो बस रसोई से कमरे के बीच ही उलझ कर रह जाती हैं। लेकिन जब से हमारा ये चलने वाला ससुराल का आइडिया हमें मिला है ना, तब से हम बहुत ही खुश हैं। अरे हम तो बहुत ही खुश हैं। हमारा बेटा है ये गोलू, ये तो ऑनलाइन पढ़ाई भी करता है और अलग अलग शहर के बारे में जानकारी भी हासिल कर लेता है। ये आगरा, पटना, दिल्ली, कोलकाता सब घूम चुका है। ये सब हमारे ससुर जी का आशीर्वाद है, बस उनका ही खजाना है ये। और अब हम लोगों की डिमांड पर दूसरा चलने वाला ससुराल भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम, हमारे पति और गोलू खाना बेचेंगे। इसका मतलब है आप सब अलग होने वाले हैं? अरे अलग नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और वो भी साथ में। ओ भैया, जरा ठीक से लगाइएगा मेरा नाम। अब लगना चाहिए ना कि घर शीला चौरसिया का है, माला चौरसिया का नहीं। हाँ हाँ मैडम जी कर रहे हैं, आपका नाम और भी बड़े बड़े अक्षरों में लगा देंगे। बिल्कुल। मिस्त्री माला के नाम का बोर्ड हटाकर शीला के नाम का बोर्ड लगा देते हैं। शीला अपना नाम घर के बाहर के बोर्ड पर देखकर खुश हो जाती है। कुछ महीने पहले शीला माला के घर बहू बनकर आती है। शीला मोहित से शादी करके बहुत खुश थी। शादी करके जैसे ही वो घर आती है तो देखती है सब माला की ही जपते रहते हैं। बहू, कुमकुम के पैरों से घर के अंदर आ जा। जी मम्मी जी। माला, पहले तुम कुमकुम वाले पैर से घर में आओ, इस घर की गृह लक्ष्मी तुम ही हो। क्या जी हाँ बीना, अब तो बहू आ गई है। तो क्या हुआ मम्मी, पापा ठीक ही तो बोल रहे हैं। पहले मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, जब से माला आई मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। सब जिद करने लगते हैं, फिर माला कहती है, अरे ठीक है बाबा, मैं ही पहले कुमकुम के पैर से अंदर आती हूँ बस। माला कुमकुम के पैरों से घर के अंदर आती है। फिर उसी तरह शीला घर में अंदर आती है। शीला को ये सब देखकर बहुत ही अजीब सा लगता है। वो कहती है, पहली बार देख रही हूँ ऐसा कि कोई सास बहू के पहले कुमकुम के पैरों से आ रही है। माला उसी वक्त हीरो का हार शीला के हाथों में देती है। बहू,
ये हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया और मैंने तुझे। जी मम्मी जी, वैसे हार ना बहुत खूबसूरत है। शीला हार को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अगली सुबह माला शीला के कमरे में जाकर उससे कहती है, बहू तैयार हो जा, और हाँ, जो हार मैंने तुझे कल दिया था ना, वो और बाकी के सारे जेवर जो तुझे तोहफे में मिले हैं और शादी में चढ़े हैं, वो ना मुझे दे दे। शीला माला का मुंह देखने लगती है। वो बहू, तुझसे ये सब नहीं संभाला जाएगा, कहीं खो गया तो है कुछ नहीं हो पाएगा। पता है ना सोना खोना कितना खराब है। ठीक है मम्मी जी, देती हूँ अभी। माला सारे जेवर लेकर तिजोरी में रख देती है। शीला भी इधर तैयार होकर नीचे आ जाती है। शीला हॉल में लगे सोफे में जैसे ही बैठने जाती है तो माला उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे बहू रुक जा, वहाँ मत बैठ, वो मेरी जगह है। वो तो मैं बस 2 मिनट बैठ रही थी। हाँ तो ठीक है ना, इस चेयर पर बैठ जा। सोफे के आगे वाली जगह ये ना मेरी है, इस पर कोई नहीं बैठता। पता है तेरे ससुर जी भी नहीं बैठते, उन्हें लगता है जैसे ही वो बैठे और मैं आ गई तो क्या होगा। ओह, मुझे नहीं पता था मम्मी जी। अरे कोई नहीं बहू, अभी तो नई नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा मम्मी जी, आप ये बताओ कि खाने में क्या बनाना है? नाश्ते में ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है, तुझे जो आता है वही बना ले, ज़्यादा कुछ की ज़रूरत भी नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी है। ठीक है मम्मी जी। शीला नाश्ते में गरम इडली और सांभर बनाती है। मम्मी जी, सबसे कह दीजिए ना नाश्ते की मेज़ पर आ जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। अरे बहू, सब आ ही रहे हैं, नाश्ते का टाइम जो हो गया है। सब आते हैं। चल बहू आजा, तू भी हमारे साथ में नाश्ता कर ले। ठीक है मम्मी जी। शीला सारा खाना टेबल पर लगाती है और कोने वाली चेयर पर जैसे ही बैठने लगती है कि माला टोकती है, अरे बहू, वो नहीं, तू बगल वाली चेयर पर बैठ जा, ये मेरी चेयर है, मैं अपनी ही जगह पर बैठती हूँ, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं कि कोई मेरी जगह पर बैठ जाए। ये तेरे पापा जी की जगह है, उस पर तू बैठ सकती है। नहीं मम्मी जी, ठीक है, पहले सब कोई खा ले, बाद में मैं खाऊंगी। अरे नहीं बहू, आजा साथ में बैठ। नहीं मम्मी जी, मेरी माँ ने कहा था पहले सबको खिलाना फिर खुद खाना। हाँ ठीक है भाई। शीला सबको खाना देती है और मन ही मन सोचती है, मैं तो आपकी ही जगह पर बैठकर नाश्ता करूंगी मम्मी जी। ये क्या है, ये मेरी जगह, वो मेरी जगह। सबके खाने के बाद शीला माला की चेयर पर बैठकर खाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। माला हर चीज में कहती ये मेरा है, वो मेरा है। शीला को अब लगने लगता है कि उसकी सास बस खुद के बारे में सोचती है, ना कि सबके बारे में। 6 महीने के बाद एक रोज शीला मोहित से कहती है, मोहित, मैं सोच रही हूँ कि किटी ज्वाइन कर लूँ, इसी बहाने घर से निकलना भी हो जाएगा और मेरे भी यहाँ कुछ फ्रेंड सर्कल बन जाएंगे। हाँ तो कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मम्मी भी तो कितनी किटियाँ करती हैं। हाँ मम्मी जी का तो मैंने देखा है, महीने में 10 किटी। शीला अपनी एक सहेली उषा को फ़ोन करके कहती है, उषा तू किटी में मेरा नाम भी डाल देना, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, क्या करूँगी। हाँ यार, घर से तू नहीं निकलेंगी ना तो ये लोग तो तुझे घर की मुर्गी बना देंगे, फिर तू भी औरतों की तरह घर में ही रह जाएगी, दुनिया की कोई खबर तुझे नहीं लगेगी। अरे पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। शीला उषा की किटी ज्वाइन कर लेती है। एक रोज़ माला शीला से कहती है, बहू, कल मेरी एक सहेली के घर पर पार्टी है, मेरे पास कुछ भी नया नहीं है पहनने को, सोच रही हूँ कुछ नया खरीद लूँ। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी, बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की है मैंने, तो मैं भी कपड़े ले लेती हूँ। बहू, तेरी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, शादी के इतने कपड़े पड़े हैं, वो तो पहले पहन ले, शाम को चलते हैं, तू तैयार हो जाना। शाम को शीला तैयार होकर जल्दी जल्दी गाड़ी के पास पहुंचती है। आज तो मैं मोहित के बगल में फ्रंट सीट पर बैठूंगी, हाथ में हाथ डालकर, सो रोमांटिक। शीला जैसे ही वहां पहुंचती है देखती है कि माला और मोहित पहले से बैठे हैं। शीला का मुंह उतर जाता है और माला कहती है, चल पीछे जाकर बैठ जा बहू, मोहित चल जल्दी कर बेटा। शीला अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाने लगती है। इस बुढ़ापे में जब देखो अपना ही सोचती है, आगे आकर बैठ के ये नहीं सोचा कि जवान बहू बेटे को साथ में बैठने दे। माला खुद की शॉपिंग कर लेती है, लेकिन शीला को एक भी ड्रेस लेने नहीं देती। अगले दिन माला अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में चली जाती है। उसी रात मोहित शीला से कहता है, शीला, कल मुझे शादी में जाना है, तो मेरी वाइट शर्ट प्रेस कर देना। सोच रहा हूँ कि अकेले क्या जाऊँ, साथ में एक जन को ले जाऊँगा। शीला मुस्कुराती है।
आज ही मम्मी जी तो पार्टी में गई है, कल मोहित के साथ मैं जाऊंगी। वो नई वाली साड़ी जो मोहित ने मुझे दी थी वही पहन लूंगी कल। अरे वो वाइट क्यों, मैं तुम्हारी ग्रीन शर्ट प्रेस कर देती हूँ ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है तुम पर। ठीक है, वही कर दो। अगले दिन शीला सुबह से बहुत खुश रहती है। मोहित के साथ साथ अपनी साड़ी भी प्रेस कर लेती है। शाम को मोहित घर आते ही कहता है, कौन चलेगा मेरे साथ पार्टी में? अकेले जाने का मन नहीं है बिल्कुल। अरे बहू तो काम करके थक गई होगी बेटा, मैं चलूंगी तेरे साथ, मेरे कल के कपड़े बाहर ही पड़े हैं। हाँ माँ, वैसे भी बहुत दिनों से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। इतना बोलते ही माला तुरंत तैयार होने चली जाती है। शीला का दिमाग गर्म हो जाता है। अब और नहीं चलेगा ऐसे। मम्मी जी खुद को समझती क्या है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? खुद इस उम्र में सारे ऐश मौज करती है और मुझ पर घर छोड़ दिया है। अब मैं भी अपने मन का करूँगी। अगले हफ्ते शीला की किटी होती है। शीला शाम को तैयार होकर मोहित से कहती है, मोहित मैं तैयार हूँ, मुझे किटी के लिए ड्रॉप कर दो ना। ओके चलो। शीला गाड़ी तक जाती है। देखती है कि माला पूजा की थाली लिए गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी है। बेटा जल्दी कर, मुझे मंदिर जाना है। मम्मी जी मुझे किटी के लिए देर हो रही है, पहले से मैं बहुत लेट हूँ। मोहित आप मुझे किटी में छोड़ दो, फिर मम्मी जी को छोड़ देना। बेटा आरती का वक्त निकल जाएगा, पूजा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। बेटा तुम मुझे पहले मंदिर ही छोड़ दो। हाँ माँ। शीला 5 मिनट तो लगेंगे, मम्मी को छोड़कर सीधा तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उतने में ही उषा का फ़ोन आ जाता है। पहले ही तुम इतना लेट कर रही हो शीला, तुम्हें तो टाइम से पहले आ जाना चाहिए था ताकि सबसे अच्छे से मिल सके। अरे बस 5 मिनट आ ही रही हूँ मैं। शीला चलती गाड़ी में मोहित से कहती है, मोहित तुम गाड़ी रोको, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। अभी तुम्हें कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। अरे यार किटी है, कोई ऑफिस नहीं छूट रहा है तुम्हारा। मम्मी जी जब किटी में जाती है ना तब तुम्हारे मुंह से बोली नहीं निकलती। क्या यार तुम भी। ठीक है, जाना है जाओ। शीला उसी वक्त उतरकर ऑटो से चली जाती है। किटी में पहुंचते ही सब कहने लगते हैं, आप बहुत लेट हो, ऐसे तो मज़ा ही क्या आएगा किटी का। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। सबके साथ एंजॉय करने के बाद शीला उषा को सब कुछ बताती है। यार तेरा भी उस घर पर उतना ही हक है जितना तेरी सास का है। हर चीज़ पर उनका नाम थोड़ी ना लिखा है। तू भी उन्हीं की तरह करने लग, ये मेरा है वो मेरा है। यार ऐसे नहीं चलता ना, सब तो उन्हीं की तरफ से बोलते हैं। पर ऐसा थोड़ी ना चलता है, तू बोलना तो शुरू कर दे, फिर देख सब कैसे होता है। नहीं तो मोहित को अपनी गिरफ्त में कर ले और सब कुछ अपने नाम करवा ले। हाँ ये बात सही कही तूने, मम्मी जी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। शीला घर आती है। आते ही उसे पता चलता है कि उसकी ननद प्रिया के यहाँ फंक्शन है जहाँ सबको जाना है। बहू कल जल्दी उठ जाना, 5 बजे की ट्रेन से चलना है। मम्मी जी आप मुझे मेरी शादी वाले झुमके दे देना, मैं वही पहनूंगी। मेरी साड़ी के साथ वही मैच होंगे और हार भी देना। अरे कल तो होने दे बहू। रात को सब अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं और अगले दिन सब जल्दी जल्दी उठते हैं और तैयार होने लगते हैं। माँ जल्दी से आ जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अरे बेटा अभी 1 घंटा है। इधर शीला माला के कमरे में जाती है। मम्मी जी मुझे कुछ ज्वेलरी दे दो ना, ऐसे कहीं जाने मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या अपनी बहू को ऐसे ही जाने दूंगी कहीं, हैं? माला तिजोरी से एक पतली सी चेन और छोटे से कान के झुमके शीला के हाथों में देती है। ले शीला ये पहन ले, वहाँ सबकी नजरें झुमके पर ही रहेगी। पर मम्मी जी ये तो बहुत हल्का है, आपने तो बहुत भारी पहना है। अरे बहू मेरी छोड़, तुझसे इतने भारी जेवर संभलेंगे भी क्या? यही अच्छा लग रहा है, आजकल कोई लड़की भारी जेवर नहीं पहनती। शीला मुंह चढ़ाकर खुद से कहती है, जब मर्जी हुआ मॉडर्न बना दिया, जब मर्जी हुआ घरेलू बना दिया। मम्मी जी ना शातिर है, कहीं मेरे जेवर पचा ना जाए सारे के सारे। इधर माला मन में सोचती है, बहू को जेवर तो पहनने को दे दिया है, लेकिन मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। कहीं बहू ने कुछ गिरा दिया तो सब गया। सब प्रिया के घर जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ जाकर सब बहुत मज़े करते हैं। प्रिया शीला से कहती है, भाभी आप तो बहुत ज़बरदस्त लग रही हो। आप भी ना दीदी। जेवर भी ना बहुत सुंदर लग रहे हैं आपकी। एक काम करो ना, मुझे ये दे दो ना पहनने, और मेरा आप पहन लो। अरे नहीं दीदी, मैं ये नहीं दे सकती हूँ, आपके वाले जेवर मेरी साड़ी पर जाएंगे भी नहीं। तभी मोहित वहाँ आकर कहता है, अरे बाबा तुम दीदी को दे दो ना,
आज तो उनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें ही सब देखेंगे, कौन तुम्हें देखने वाला है? जब कोई मुझे देखने वाला ही नहीं है तो मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ? गुस्से में शीला अपना जेवर निकालकर प्रिया को देती है और पार्टी से चली जाती है। उषा ठीक ही कहती है, मुझे सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहिए, वरना मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी यहाँ। ये सब कैसे करूँ? लेकिन उषा से बात करती हूँ। शीला उसी वक्त उषा को फ़ोन करती है। उषा यार, बताना क्या करूँ मैं? किस तरह मम्मी जी की तरह हर चीज़ पर अपना हक जमाऊँ? अरे यार, तू हर चीज़ पर अपना नाम लिखा दे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जैसे सोफ़े की सीट, डाइनिंग चेयर की सीट, गाड़ी की फ्रंट सीट। हाँ, ये ठीक रहेगा। इन सब पे लिखवाने से अच्छा है कि मैं घर पर ही लिखवा दूँ। घर की बाहर की दीवार पर तो लिखवाना ही है, तू सब सामान पर लिखवा और अपने सोने के जेवर पर भी, घर की तिजोरी पर भी। फिर देखना तेरी सास के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। पूरी पार्टी में शीला नहीं होती है। फिर अगले दिन सब घर के लिए निकल जाते हैं। जाते ही शीला अपनी रंगत में आ जाती है। नहा धोकर तैयार होकर शीला अपने किटी मेंबर को घर पर बुलाती है। इतने लोगों को घर पर देखकर माला शीला से कहती है, बहू, आज कुछ खास है क्या? हाँ मम्मी जी, आज मेरी ही किटी उठी है तो मैंने सोचा ये घर भी तो मेरा है, यहाँ से अच्छी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? वो बात तो ठीक है बहू, लेकिन रसोई में मैं किसी और को घुसने नहीं देती हूँ। मम्मी जी, अब वो सब नहीं चलता है। मैंने यहाँ के सबसे फेमस महाराज को बुलाया है। अब मैं किटी करूँगी या खुद ही काम करती रहूँगी? हाँ। माला कुछ नहीं बोल पाती, वो वहाँ से चली जाती है। ठीक है, अब बहू के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, थोड़ा बहुत बदलाव माला तुम कर ही सकती हो। किटी 2 घंटे चलती है और बहुत अच्छे से होती है। सब खा पी कर एंजॉय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। शीला आराम से माला की सीट पर बैठ जाती है। अब सब मेरा होगा। मम्मी जी, अब तो गई। शाम होते ही शीला कुछ मिस्त्री को घर बुलाती है और कहती है, भैया, इस सोफे की सीट पर मेरा नाम लिखवाना है और गाड़ी की सीट पर भी। हो जाएगा मैडम। ठीक है, तो आप अपना काम चालू कीजिए। और इन सब के बाद घर के बाहर लगा बोर्ड भी बदलना है। माला चौरसिया की जगह उसे शीला चौरसिया करना है। मैडम, सब हो जाएगा। ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। मिस्त्री अपने काम में लग जाते हैं और एक एक करके हर चीज़ पर शीला का नाम लिखने लगते हैं। माला जैसे ही ये सब देखती है, ये सब क्या है बहू? मम्मी जी, जो आप देख रही है वही तो है। अब ये घर मेरा है, आपकी एक नहीं चलेगी। माला को शीला की बातें सुनकर धक्का लग जाता है। खून के घूंट पीकर वो अपना कमरा बंद करके बैठ जाती है। हर जगह शीला का नाम लिखने के बाद बारी आती है घर के बाहर के दीवार पर लगे माला के नाम के बोर्ड की। शीला उस बोर्ड को हटा देती है। ओ भैया, ज़रा ठीक से लगाइएगा मेरा नाम। अब लगना चाहिए ना कि घर शीला चौरसिया का है, माला चौरसिया का नहीं। हाँ हाँ मैडम जी, कर रहे हैं। आपका नाम और भी बड़े बड़े अक्षरों में लगा देंगे। बिल्कुल। मिस्त्री माला के नाम का बोर्ड हटाकर शीला के नाम का बोर्ड लगा देते हैं। शीला अपना नाम घर के बाहर बोर्ड पर देखकर खुश हो जाती है। शीला चौरसिया, कितना अच्छा लग रहा है ये नाम यहाँ। इतने में ही मोहित और ब्रिजमोहन वहाँ आते हैं। ब्रिजमोहन माला के नाम का बोर्ड उठाकर अपनी शर्ट से पोंछता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है बहू? मेरी गृह लक्ष्मी का नाम किसने हटाया यहाँ से? मैंने पापा जी। अब मम्मी जी की बहुत दिन चल गई इस घर में, अब घर मेरे हिसाब से चलेगा। मोहित का दिमाग गर्म हो जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? हर जगह अपना नाम लिखवा रही हो। इन सब से कुछ नहीं होगा, घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर मुझे तुम पर शर्म आ रही है। माँ ने यह घर पहले से ही तुम्हारे नाम कर दिया था। उनका दिल इतना बड़ा है और तुमने इतनी छोटी हरकत की है। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। शीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोती हुई माला से कहती है, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरी सहेली उषा ने कहा कि आप मुझे सबसे दूर रखना चाहती हैं और अपनी मनमानी करना चाहती हैं। मैं लोगों के बहकावे में आ गई थी। कोई बात नहीं, बोर्ड पर लिखे नाम से कुछ नहीं होता। तेरा रहे चाहे मेरा, घर और घर वालों को साथ लेकर चलने से होता है। मम्मी जी, मैं अभी तुरंत ही बोर्ड हटा देती हूँ। अरे ना ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू ही घर संभाल बेटा। माला घर की चाबी शीला को दे देती है। शीला शर्मिंदा हो जाती है।